जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से केएससी क्लासेस गया में। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट और लूसेंट वो भी पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, जिससे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिस्ट्री। अब जरा ध्यान से सुनेगा कि ये रसायन विज्ञान है क्या, ये रसायन विज्ञान आया कहाँ से। तो याद रखना, ये रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मतलब रसायन विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो मिस्र में किया गया था। और मिस्र के एक लैटिन शब्द है, मिस्र के एक लैटिन शब्द है, उस शब्द का नाम है कीमिया। उस शब्द का नाम का है तो कीमिया। तो यहाँ से यही याद रखना है कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के लैटिन शब्द कीमिया से हुआ है। अब मिस्र के लोग यही काला मिट्टी को केमी के नाम से जानता था। मतलब मिस्र के लोग काला मिट्टी को क्या कहता था, केमी कहता था। और ये जानता होगा, ये काला मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती किया जाता है, तो कपास की खेती किया जाता है। और यही कपास को उजला सोना या श्वेत सोना कहा जाता है। अब बताओ, काला मिट्टी सबसे ज्यादा भारत के कौन राज्य में है, तो याद रखना महाराष्ट्र में। यहाँ तक कितना बातें याद हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ कहते हैं किसको। ध्यान से समझेगा। बताओ, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुआ, तो मिस्र में। मिस्र के लैटिन शब्द कीमिया से हुआ था। और मिस्र के लोग काला मिट्टी को क्या कहता था, तो केमी कहा करता था। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में कि पदार्थ किसको कहते हैं। तो दुनिया में जितना भी वस्तु है जो स्थान छेदता है और जिसके पास कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उस सब के सब का कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये स्थान होता है क्या। जैसे हम खड़ा हैं तो बताओ, नीचे कुछ ना कुछ जगह छेके होंगे ना, तो उस जगह को ही क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। जैसे ये कप है, इस कप को हाथ पे रखें तो बताओ, एकर जितना जगहिया होगा वो उतना नीचे छेकेगा। तो बता, ई कप कुछ ना कुछ स्थान छेका ना। ये तो बातें समझ में आया। अब ये कप छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा, तो प्रत्येक छोटा छोटा टुकड़ा का कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। दोनों बातें समझ में आया। तो जो स्थान छेकेगा, जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, वो सब के सब क्या कहलाएगा, तो वो सब के सब पदार्थ कहलाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, भारत के लोगों को यानी भारतीय को, भारत के लोगों और यूनान के लोग को मानना था कि प्रकृति में जितना भी वस्तु है, प्रकृति में जितना भी वस्तु है, उस सब के सब वस्तु पांच तत्व के मिलने से बना है, पांच तत्व के मिलने से बना है। बताओ, भारतीय को यानी भारत के लोगों को और यूनान के लोगों का मानना था कि जितना भी वस्तु है वो वस्तु के तत्व से मिलकर बना है, पांच तत्व से मिलकर बना है। अब पांचों याद रखना होगा। पहला याद रखना क्षितिज, पहला याद रखेगा क्या, क्षितिज, याद हुआ। उसके बाद दूसरा याद रखना जल, दूसरा क्या याद रखना, जल। उसके बाद तीसरा याद रखना पावक, तीसरा क्या, पावक। उसके बाद चौथा याद रखना गगन, चौथा का नाम क्या है, गगन। उसके बाद पांचवा, अब पांचवा का नाम है समीर। तो बताओ, भारत के लोग और यूनान के लोगों को मानना था कि दुनिया में जितना भी वस्तु है कितने तत्व के मिलने से बना है, तो पांच। उसमें से पहला क्षितिज, उसके बाद जल, पावक, गगन और समीर।
उसी समय एक भारत के ऋषि मुनि थे जिसका नाम है ऋषि कनाद। जिनका नाम का है तो ऋषि, ध्यान से समझिएगा, उनका नाम है ऋषि कनाद। और ये ऋषि कनाद किसके बारे में बताया था? तो परमाणु के बारे में बताया था। बताओ, ऋषि कनाद किसके बारे में बताया? परमाणु के बारे में। और परमाणु के बारे में यही बताया कि जरा ध्यान से सुनेगा, ऋषि कनाद परमाणु के बारे में बताया और बताता है कि सभी पदार्थ अत्यंत छोटा छोटा सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। उसको क्या कहते हैं? परमाणु। बताओ, वह पदार्थ या सभी पदार्थ छोटा छोटा सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, उस सब को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो बताओ, परमाणु की परिभाषा, परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन बताया? ऋषि कनाद। परमाणु किसको कहेंगे? तो सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के वर्गीकरण, मतलब पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ को दो तरीका से बांटा गया। एक भौतिक के आधार पर, ध्यान से समझेगा, एक भौतिक के आधार पर पदार्थ को बांटा गया और दूसरा रासायनिक के आधार पर बांटा गया। रासायनिक। तो बताओ, पदार्थ को बांटा गया कितने तरह से? दो तरह से। एक तो भौतिक के आधार पर, जिसको क्या कहेंगे? भौतिक वर्गीकरण। और एक बांटा गया किसके आधार पर? तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये जो भौतिक है ना, ये भौतिक को भी बांटा गया तीन कैटेगरी में। पहला को कहेंगे ठोस, और दूसरा को कहेंगे द्रव, और तीसरा को कहेंगे गैस। तो बताओ, पदार्थ को बांटा गया कितने तरीका से? तो दो तरीका से। एक भौतिक के आधार पर बांटा गया और एक रासायनिक के आधार पर बांटा गया। जब सवाल पूछेगा कि पदार्थ को भौतिक के आधार पर कितने भाग में बांटा गया, तो तीन: ठोस, द्रव और गैस। अब जब सवाल पूछेगा कि पदार्थ को रासायनिक के आधार पर कितने भाग में बांटा गया, तो दो भाग में बांटा गया। एक का नाम है शुद्ध पदार्थ, एक का नाम का है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा का नाम है मिश्रण। दूसरा का नाम का है मिश्रण। मिश्रण। तो बताओ, रासायनिक पदार्थ को रासायनिक के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? दो। एक का नाम है शुद्ध पदार्थ और दूसरा का नाम है मिश्रण। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये जो शुद्ध पदार्थ है, इस शुद्ध पदार्थ को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। एक का नाम दिया तत्व और दूसरा का नाम दे दिया यौगिक। एक का नाम क्या दिया? तत्व, और दूसरा का नाम क्या दे दिया? यौगिक। इसमें जितना भी डाटा है ना, सबको बारी बारी से समझा देंगे। पहले इतना समझो। बताओ, शुद्ध पदार्थ को क्या कैटेगरी में बांटा गया? तो दो कैटेगरी में। एक का नाम दिया तत्व और एक का नाम दे दिया क्या? यौगिक। अब यहाँ से तत्व को भी दो कैटेगरी में बांटा गया और यौगिक को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। तो तत्व में सबसे पहला का नाम दिया धात्विक। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला का नाम क्या दिया? धात्विक। उसके बाद दूसरा का नाम दिया अधात्विक। दूसरा का नाम क्या दिया? अधात्विक। उसके बाद यौगिक को भी कितने कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी में बांटा गया। एक का नाम दिया कार्बनिक यौगिक, एक का नाम क्या दिया? कार्बनिक यौगिक। उसके बाद दूसरा का नाम दिया अकार्बनिक यौगिक। यहाँ से बस इतना सा समझ लो
कि कार्बनिक, जिसमें कार्बन होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन न होगा उसको अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। और ये मिश्रण है ना, ये मिश्रण को भी दो कैटेगरी में बांटा गया। एक का नाम दिया समांग मिश्रण, एक का नाम दिया समांग मिश्रण, और दूसरा का नाम दिया विसमांग मिश्रण। दूसरा का नाम क्या दिया? विसमांग मिश्रण। अब जरा ध्यान से समझेगा। बताओ पदार्थ को कितने कैटेगरी में बांटा गया? तो पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक भौतिक के आधार पर और एक रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर तीन भाग में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस में। उसके बाद रसायन के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक का नाम दिया शुद्ध पदार्थ और दूसरा का नाम दिया मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो कैटेगरी में बांटा, तत्व और यौगिक। फिर तत्व को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक धात्विक और एक अधात्विक। उसके बाद यौगिक को भी दो कैटेगरी में बांटा, एक का नाम दिया कार्बनिक यौगिक और दूसरा का नाम दिया अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद मिश्रण भी कितने तरह के होता है? तो दो तरह के, एक का नाम समांग मिश्रण और एक का नाम विसमांग मिश्रण। ये जितना डाटा है ये सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ठोस के बारे में। जरा ध्यान से समझेगा कि ठोस किसको कहते हैं। तो ठोस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे आकार के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? आकार के बारे में, कि आकार मतलब आकार होता है क्या? आकार। और आकार के बाद हम लोग जानेंगे आयतन के बारे में। अगर आकार समझ गया, आयतन समझ गया, तो ठोस, द्रव और गैस तीनों के तीनों समझ जाएगा। ध्यान से सुनेगा। अच्छा ये बता, ई मार्कर कैसन है? बेलन की जैसा। तो ई का कहलाएगा? आकार। यहाँ तक बातें तो समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखना। ई बुक ई कैसा लौक रहा है? ई आयत की तरह। देखो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, आयत की तरह। एक हमनी बोलचाल के भाषा में कहूँ ना, ई चरखुट लौक रहा है ना, तो ई का कहलाएगा? आकार। बातें समझ में आया। उसके बाद आयतन समझाते हैं। एक बाल्टी में पानी भर दी, तो पानिया जितना में आटा हुआ होगा वो सबका कहलाएगा आयतन। जैसे इसमें पानी डाल दी, तब पानिया जितना जगह में एकरा में समाइल होगा, आटा हुआ होगा, वो का कहलाएगा? तो वो का कहलाएगा? आयतन। अब समझना कि ठोस किसको कहते हैं। अब बताओ, एक बात और समझा देते हैं, निश्चित। निश्चित किसको कहते हैं? निश्चित उसको कहेंगे जो बदलेगा ना। जैसे बेलन के जैसा, तो ये बेलने जैसा ना रहेगा, तो ये निश्चित है। ऐसा थोड़ा है कि इसमें रख लें तब बेलन जैसा हो गया, इसमें रखेंगे तो ये चरखुट हो जाएगा, नहीं। तो इसका आकार ना बदलेगा, मतलब वो निश्चित है। अब याद रखना जरा ठोस के बारे में, कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, मतलब ना आकार बदलेगा ना आयतन बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ठोस समझ में आया? जिसका आकार न बदलेगा और आयतन भी न बदलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ठोस तो समझ में आया होगा। अब बताते हैं द्रव्य के बारे में। अब किसके बारे में? ना बदलेगा तो वो निश्चित, मतलब ये ना बदलेगा, तब वो क्या कहलाएगा? निश्चित। और अनिश्चित किसको कहेंगे? ध्यान से समझेगा। अनिश्चित किसको कहेंगे? तो अनिश्चित उसको कहेंगे जो बदल जाएगा। जो बदल जाएगा उसको अनिश्चित कहेंगे। आप समझेगा द्रव के बारे में, कि द्रव किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, पानी एक द्रव है। यदि पानी को गिलास में रखेगा तो गिलास जैसा बन जाएगा, और यदि उसको बाल्टी में रखेगा तब बाल्टी जैसा वो हो जाएगा, बाल्टी के आकार का वो हो जाएगा। मतलब ओकर आकार बदल रहा है। तो बताओ, जिसका आकार बदल जाएगा मतलब अनिश्चित, और आयतन तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो ना है गिलासवा में पानी कितना था 5 लीटर, और बाल्टिया में डालेंगे तो 10 लीटर हो जाएगा, नहीं।
यानी जिसका आकार अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा, क्योंकि आयतन बदलेगा नहीं, आकार तो बदल जाएगा। तो जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा वो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। जैसे पानी, दारू, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। आप जरा ध्यान से सुनेगा, गैस किसको कहते हैं? तो जिसका आकार और आयतन दोनों बदल जाएगा, जिसका आकार और आयतन दोनों बदल जाएगा, बदल जाएगा मतलब वो क्या है? अनिश्चित है, तो वो क्या कहलाएगा? गैस कहलाएगा। यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि ये जो गैस है ना बाबू, ये गैस में विसरण बहुत ज्यादा होता है। ये गैस में विसरण बहुत का होता है? ज्यादा। विसरण समझिएगा, विसरण किसको कहते हैं? जैसे घर में बढ़िया बढ़िया भोजन बन रहा है, चिकन, मटन, तो बताओ बनता है, अगर वो स्वादिष्ट बनता है तो उसका धमक पूरा घर में फैल जाता है कि नहीं? तब उसी को क्या कहते हैं? विसरण। सेंट मारता होगा तो सेंट मारला के बाद में पूरा धम धम करे लगता है, तो केकर लक्षण है? तो विसरण के लक्षण है। तो बताओ विसरण सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में, द्रव में कि गैस में? तो याद रखना विसरण सबसे ज्यादा किस में होगा? तो गैस में होगा। उसके बाद यहाँ से एक बात और याद रखना कि ये गैस में सबसे ज्यादा संपीड़न होता है। ये गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो संपीड़न होता है। यानी जरा ध्यान से सुनेगा, ये गैस संपीड़ित होता है। ये गैस क्या होता है? संपीड़ित उसको कहेंगे, जिसको चापेंगे तो वो चप जाएगा, वो क्या कहलाएगा? संपीड़ित। जैसे बैलून में गैस भर दिए, बैलून को चापेंगे तो वो चपाएगा ना, तो ओकर अंदर गैस है ना है, वो चापने पर चपा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? संपीड़िय या संपीड़ित कहलाएगा। तो बताओ विसरण सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। संपीड़िय सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। विसरण समझाएं, जो खूब फैलेगा वो क्या कहलाएगा? विसरण। और जिसको चापेंगे तो चपा जाएगा, वो क्या कहलाएगा? संपीड़िय। ये मार्कर को चापेंगे तो चपाएगा नहीं, तो ई संपीड़िय होगा नहीं। यहाँ तक बातें समझ में आया? बताओ, तात्व समझा दिए, तात्व नहीं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों समझा दी। अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व के बारे में। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व के बारे में, कि तत्व किसको कहेंगे। तो एकदम छोटा सा बात याद रखना कि तत्व किसको कहते हैं। ध्यान से सुनेगा, तत्व किसको कहते हैं? तो भौतिक विधि के द्वारा और रासायनिक विधि के द्वारा उसको तोड़ नहीं सकते हैं। मतलब न भौतिक के आधार पर इसको बांट सकते हैं, न रासायनिक के आधार पर इसको बांट सकते हैं, तो उका कहलाएगा तत्व। बातें समझ में आया? और इसको कोई पदार्थ से बना भी नहीं सकते हैं। कोई एक या एगो पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ के मिलाने से बन भी नहीं सकता है, तो वो क्या होगा? तत्व। एकदम निछक्का को तत्व कहते हैं, मतलब जिसमें किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे सोना, जैसे सोना, उसके बाद चांदी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तत्व के। उसके बाद ऑक्सीजन, ये सब क्या है? तत्व। तो का तत्व है? तो जिसको भौतिक विधि के द्वारा और रासायनिक विधि के द्वारा तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। एक या एक पदार्थ के मिले से बनेगा, नहीं बनेगा, तो उस सब का कहलाएगा? तत्व। जैसे सोना, चांदी, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब के सब तत्व का एग्जाम्पल है। यहाँ तक पहले बात याद हुआ? अब सुनेगा, अब कुछ पॉइंट है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर बेलन की जैसा है, तो बेलन से चरखुट कैसे बनेगा? तो एकरा गरम करेंगे, और गरम करेंगे और उसके बाद इसको चरखुट बनाना चाहते हैं तो इसको दाब लगा के चरखुट करेंगे। तो
कोई भी पदार्थ है दुनिया के, अगर उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है तो उसके ताप और दाब में परिवर्तन करके, क्या, तो उसके ताप में और दाब में, ताप और दाब जब बदलेगा तो वो जो वस्तु होगा, वस्तु या पदार्थ होगा, वो पदार्थ भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बताओ, कोई वस्तु या पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलेंगे, तो ताप को बदलना होगा और दाब को बदलना होगा। ताप और दाब जब बदलेगा तो उस कंडीशन में वो वस्तु भी एक रूप से दूसरे रूप में वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है जो बदलता है, नहीं बदलता है। जैसे अपवाद में क्या है, अपवाद, अपवाद क्या है तो याद रखना, लकड़ी, लकड़ी को जला देंगे, और जला देंगे मतलब ताप देंगे और दाब देंगे। ताप या दाब कितनों देंगे तो लकड़ी पहले भी ठोस में होता है और जलने के बाद में भी कौन कंडीशन में होता है, ठोस के रूप में होता है। मतलब लकड़ी बदलेगा नहीं। उसके बाद एक अपवाद और याद रखना, पत्थर। ये दोनों याद रखना कि लकड़ी और पत्थर के ताप और दाब डालकर इसको बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते हैं। यहाँ तक बातें याद रहेगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट याद रखना है, कि अगला पॉइंट यही याद रखना है कि जो जल है, जल मतलब पानी, जल, और जल को, जल का सूत्र क्या है, H2O। और यही जल तीनों अवस्था में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। सवाल पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होता है, तो आंसर क्या होगा, जल, मतलब H2O। H2O ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, यहाँ से पूछ देगा कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो बताओ हाइड्रोजन के गो, 2 गो। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पूछना था के गो, एगो। तो बताओ जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2:1। बताओ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में कौन होता है, तो जल होता है। यहाँ तक बातें याद हुआ। अच्छा बताओ, सवाल पूछेगा कि पदार्थ के कितना अवस्था, तो 3। लेकिन उसके बाद चौथा खोजल गया है और पांचवा भी खोजल गया है। चौथा का नाम है प्लाज्मा। चौथा का नाम क्या है, तो याद रखना, प्लाज्मा, प्लाज्मा। चौथा का नाम क्या है, तो याद रखना, पदार्थ के चौथा अवस्था का नाम है प्लाज्मा। उसके बाद पांचवा अवस्था का नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचवा का नाम क्या है, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जब सवाल पूछेगा पदार्थ के मूल कितना अवस्था, तब आंसर होगा 3 गो, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पूछेगा पदार्थ के चौथा अवस्था, तो आंसर क्या होगा, प्लाज्मा। और जब सवाल पूछेगा पदार्थ के पांचवा अवस्था, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ तक बातें समझ में आया। अब जरा ध्यान से समझेगा, ये ठोस है, ये ठोस को गर्म किए तो डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में। ठोस को गर्म किए तो डायरेक्ट किस में बदल गया, गैस में। उसको कहते हैं उदर्पातन। उसको क्या कहते हैं, उदर्पातन।
बताओ, ठोस को गर्म किए, किसमें बदल गया, गैस में, तो उसको क्या कहेंगे, उधर्पातन। इसका एग्जाम्पल कपूर, कपूर साहब देखा होगा, कपूर होता है ठोस में, लेकिन उसको जलाएगा ना तो जलते जाएगा, खत्म होते जाएगा, खत्म जलता है और जलने के बाद वो किस में बदल जाता है, गैस में। उसके बाद एक यार याद रखना, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन भी किसका एग्जाम्पल है, तो आयोडीन भी है उधर्पातन का एग्जाम्पल। समझ में आया, इसको गर्म करेंगे या जलाएंगे तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, उसको क्या कहते हैं, उधर्पातन कहते हैं। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनेगा, ता तो बता दी। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक के बारे में, यौगिक किसको कहते हैं, इसे एग्जाम्पल से ही बता देते हैं यौगिक किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र, तो जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। मतलब एकरा में कौची कौची मिलल है, एक है हाइड्रोजन और एक है का ऑक्सीजन। तो बताओ, हाइड्रोजन के गो है, दो गो, और ऑक्सीजन कुछ ना था के गो, एगो। तो बताओ, ये निश्चित है कि हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु जब मिलेगा तब क्या बनेगा, जल। और यही जल को हम लोग क्या कह देंगे, यौगिक। यही जल को क्या कह देंगे, तो याद रखना, दो या दो से अधिक तत्व, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। हाइड्रोजन में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है और ऑक्सीजन में भी किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाएगा तब क्या बनेगा, यौगिक। याद रहेगा। अब बताओ, जल क्या है, तो यौगिक है। जल का सूत्र H2O। अब यहाँ से सवाल पूछेगा, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, तो 2:1। दो टुकली साट देगा ना बिंदे, तो वो अनुपात कहलाएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन है ना, ये खुद जलता है, ये अपने जलता है, लेकिन ये ऑक्सीजन है ना, ई जलाने का काम करता है, मतलब जलाने में मदद करता है। बताओ, हाइड्रोजन अपने आप लहरते रहता है, जलते रहता है, और ऑक्सीजन किसी को लहराने में मदद करता है। और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलके बनता है उजल, ये कोई भी जलते हुए पदार्थ को क्या करता है, तो ये बुझाने का काम करता है। यौगिक बातें समझ में आया, यौगिक किसको कहते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो क्या कहलाएगा, यौगिक। जैसे जल, जल एक यौगिक है। नीमक NaCl एक यौगिक है। बताओ, जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन ये खुद जलता है, ऑक्सीजन ई कोई भी पदार्थ को जलाने में मदद करता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है जल, और ये जल का करता है, कोई भी पदार्थ जल रहा है तो उसको बुझाने का काम करता है। यहाँ तक बातें समझ में आया। आप जरा ध्यान से सुनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण के बारे में। तो चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, इसको जब मिला देंगे तो मिलाने के बाद जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे चावल और दाल, ये दोनों को मिला के गर्म करके बनाते हैं तो खिचड़ी बनता है ना, तो खिचड़िया में क्या है, पानियों मिलल है, चावल भी मिलल है, दाल भी मिलल है, तो ढेर सारा मिला हुआ है पदार्थ, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रण। यहाँ से सवाल यहाँ से पूछा जाता है, समान मिश्रण किसको कहेंगे, अभिसमान मिश्रण किसको कहेंगे। तो ध्यान से समझेगा कि जब दो पदार्थ मिल जाएगा और मिलने पर पते नहीं चलेगा तो वो क्या कहलाएगा, समान मिश्रण। समान मिश्रण समझ में आया। समान मिश्रण जब दो पदार्थ मिल जाएगा और दो पदार्थ मिलने के बाद पते न चलेगा कि वो है कौन, तो वो कौन मिश्रण कहलाएगा, समान मिश्रण। इसका एग्जाम्पल बताते हैं, चीनी और उसके बाद पानी। चीनी और पानी के मिला देंगे तो क्या बनेगा,
शरबत बनेगा। अब बताओ इस शरबत बनेगा, तो बताओ शरबत बना कौची कौची से, चीनी और पानी के मिले से। तो बताओ चीनिया घुलला के बाद में पता चलता है पानिया में, नहीं पता चलता है, पता ना चलता है चीनिया कहने चल गया। कितनो उसको देखना, चश्मा लगा के लेंस लगा के, पता ना चलेगा चीनिया कहने चल गया। तो क्या कहलाएगा, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण समझ में आया। जब दो या दो से ज्यादा पदार्थ को मिला देंगे और मिलाने के बाद पता न चलेगा कि कौन क्या है, तो कौन मिश्रण कहलाएगा, समांग मिश्रण। अब जस्ट एक उल्टा याद रखना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला देंगे और मिलाने के बाद सब पता चलता रहेगा कि कौन क्या है, तो वो किसका, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा विषमांग मिश्रण। जैसे में याद रखना बारूद, जैसे में क्या याद रखना, बारूद। अच्छा बारूद मिलता बनता है तीन चीज के मिलने से। सबसे पहले याद रखना सल्फर, सल्फर। उसके बाद याद रखना चारकोल। जरा ध्यान से सुनेगा, बारूद, सल्फर, सल्फर, चारकोल और सोरा, ये तीनों के मिले से क्या बनता है, ये तीनों के मिले से बारूद बनता है। और जब ये तीनों को मिला दिया जाता है ना, तब पता चलता है कि सोरा कौन है, चारकोल कौन है, सोरा कौन है, तो उसको ही क्या कहेंगे, विषमांग मिश्रण। तो जब दो पदार्थ को मिला देंगे अब पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है, तो समान मिश्रण। और जब मिला देने के बाद पता चल जाएगा साफा साफा, तो किसका एग्जाम्पल होगा, विषमांग मिश्रण के। जैसे में बारूद किसका एग्जाम्पल है, तो विषमांग मिश्रण के। और उसके बाद ये जो शरबत बनेगा चीनी और पानी के मिश्रण, ये किसका एग्जाम्पल है, तो समांग मिश्रण के। अब बताओ तो पानी और तेल को मिलाएंगे तो कौन मिश्रण का एग्जाम्पल होगा, पानी और तेल मिलेगा नहीं, तेलवा ऊपर छालाइल रहता है, नहीं मिलेगा, वो तो पता चल रहा है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, विषमांग मिश्रण के। अच्छा बताओ दूध में पानी मिला दिए, तो बताओ कौन मिश्रण का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा समान मिश्रण का, क्योंकि मिला देने के बाद पता नहीं चलेगा दूध कौन है पानी कौन है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समान मिश्रण के हो जाएगा। बस रहने दिया जाए और बाकी अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो जरा।